नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का हिस्ट्री बुक है जिसका नाम है भारत की खोज। इसका चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 चैप्टर तक कंप्लीट करवा चुके हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसमें इसकी हेडिंग बनकर आई है नई समस्याएं। इसमें जानेंगे हम अरब और मंगोलों के बारे में। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ और भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे, भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हुई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी, ना शासन ने इसका विरोध किया, न जनता ने, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। अब देखेंगे महमूद गजनवी और अफगानों के बीच में क्या हुआ। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था और जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे, उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और ना ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद साहिबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। साहिबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और उसने अगले साल एक और फौज लेकर लौटा।
इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली फतह करने का मतलब यही नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी, लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नीति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में उसे कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले से साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज्य कायम हुए थे। गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंद राज्य। दिल्ली के तबाही के बाद उत्तर भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिणी भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंद शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली थी। समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास। कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो के बारे में हम जानेंगे। अब भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्कों यानी महमूद ने किया था, अफगानों ने किया था और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ। इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे, वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया, पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते तो थे,
पर आमतौर पर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग के मुसलमान शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ। मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, जो कि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करें। शेरशाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय प्रसिद्ध पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा भी थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा और औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुसलमान इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीरों, उमराओं में हुए। उनका असर विशाल जन समूह पर, विशेष रूप कर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत के इसके केंद्र बने। ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं, पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई तो जौनपुर संयुक्त प्रांत में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा और उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए।
कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उत्तर में गुरु नानक हुए, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप के किसी हद तक भिन्न हो गया। इस्लाम के एक एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और भारतीय हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें से बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गर्चे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासन काल में रहे। फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं भी की थीं। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की थी जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र और भाषा व्याकरण के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली थी बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया था। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे थे। वे गीत और अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी थीं। वे अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरह गाए जाते हैं। इस प्रकार से हम अगले चैप्टर में यानी अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे बाबर और अकबर के भारतीयकरण की प्रक्रिया के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।